मेरा बेटा कारगिल युद्ध में शहीद हो गए, कैप्टन उमंग भारद्वाज। लेकिन मैं अपने बेटे और पोते किसी को भी आर्मी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी और जाने भी देना नहीं चाहती। ठीक है, जो आर्मी की हालात है इतनी खराब हो चुकी, कारगिल युद्ध की जो अभी वो मनाया जा रहा है, उनके पास जूते तक नहीं थे आर्मी में पहाड़ों में चढ़ने के लिए। जवान ऑफिसरों को पहाड़ों पर चढ़ाया गया है। किस लिए मारे गए? जिनकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई। क्यों कारगिल युद्ध में भेजे गए बच्चे? वो माए नहीं थी जिन्होंने पाल पाल के अपने ऑफिसर बनाए थे? क्यों नहीं ट्रेनिंग दे दे के भेजे गए सरकार ने? अपने बच्चे जाते नहीं है और बाकी बच्चों को मरवा देते हैं ले जाकर। क्यों? कौन सी खुशी मना रहे हैं अब ये? जूते थे उनके पैरों में? आइस से बचने के लिए कुछ था उनके पास? बंदोबस्त यूनिफॉर्म तक पूरी नहीं थी आर्मी के पास। कहाँ रहती है सरकार फिर उसके बाद? आप बताइए सरकार क्यों लोग आर्मी में जाएंगे? मैं तो कहती एक को भी आर्मी में नहीं जाना चाहिए। और मेरे स्कूल के अंदर 400 बच्चे पास आउट होते हैं 12th से, एक भी बच्चा जाना नहीं चाहता आर्मी के अंदर। एक भी नहीं कहता कि हम आर्मी में जाएंगे। क्यों नहीं आर्मी के सरकार ठीक बंदोबस्त करती? क्या करती है आर्मी के लिए? कुछ नहीं करते। सब बोलते हैं बस नौकरी करते हैं। बेचारे नॉर्मल फैमिली से बच्चे जाते हैं, किसी राजनीतिक के बच्चे नहीं जाते हैं आर्मी के अंदर। अपनी नॉर्मल फैमिली से बेचारे जाते हैं और सर्विस नहीं मिलती है तो वो आर्मी में चले जाते हैं। उसके बावजूद उनके साथ क्या बर्ताव होता है? मीडिया उनकी कोई प्रॉब्लम बाहर नहीं निकालती है। सरकार उन सब बातों को बंद कर देती है। एक सिविल अगर कुएं में गिर जाता है तो उसके बाद भी महीनों दिखाया जाता है, और एक जवान शहीद हो जाता है और फ्रंट पे मर जाता है, उसका एक दिन दिखाकर नहीं बताते कि किस मुसीबतों में मरा हुआ है वो आदमी। उसके बाद शहीद 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 सारा दिन रट्टा लगाते रहते हैं, शहीद के नाम पे राजनीति करते हैं। ये कहाँ की सरकार है? कोई भी सरकार आए जाए लेकिन जवानों के बारे में कोई भी नहीं सोचता। अगर हमारी फ्रंट पे जो हमारी आर्मी कमजोर होगी तो देश की हिफाजत कहाँ से होगी? अब जिस दिन आर्मी की देखभाल ठीक हो जाएगी उस दिन हर जवान को हम खुद तैयार कर करके भेजेंगे आर्मी में, और हम स्टूडियो में आके बताएंगे कि आर्मी में भी जाना चाहिए। अगर ऐसे ही आप लोग सब बैठे हैं, माई सन इन लॉ ही इज ऑल्सो कर्नल इन द आर्मी, वो भी बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पे इफ्तारी के लिए, बिल्कुल 10-1 मिनट रह गए हुए थे। ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरव्यू ऑफ एवरीबडी। मुझे कहते हैं माँ ऐसे ही बैठे हो, बार बेल बजे और कोई कहे अली का तबूत आया तो आपकी क्या हालत होगी? और आई लुक्ड एट हिम लाइक अली। मैंने कहा अली कोई टाइम कैसा होता है बेटा, व्हाट आर यू टॉकिंग? मैं ये कह के उसको मैं किचन में चली गई, लेकिन ही वॉज इंसिस्टिंग समथिंग। हमें शऊर नहीं था, ही न्यू एवरीथिंग व्हाट वाज कमिंग इन हिज लाइफ। फिर अपने अब्बू को कहता है, इसी तरीके सारी बहनों को एमी चेक बुक निकाल के अपनी छोटी सिस्टर को कहता है दिस इज 1 लाख रुपये मेरे खून पसीने की कमाई है और बर्फ की कमाई है। आई वॉन्ट कि मैं अगर नहीं रहूंगा ना, वापस नहीं आऊंगा, तो ये तुम्हारी शादी के खाने के लिए। एंड ही गिव दैट चेक टू माई डॉटर। ये कितने दिन पहले की बात बता रही हैं? जस्ट 15 डेज पहले। वो जुमातुल विदा था, उसके बाद 26 रमज़ान थी जिस दिन ये चला गया घर से खुदा हाफिज करके हमें, और 27 वाले दिन शहीद हो गया। हालांकि उसकी छुट्टी सीओ ने एक्सटेंड कर दी थी। फोन आया कि तुम मक्सी ईद करके आना, लेकिन बाय दैट टाइम बेटा तुम A ग्रेड सोल्जर के बच्चे हो, A ग्रेड सोल्जर हो, गो बैक ऑन ड्यूटी पे टाइम पे जाओ, नो एक्सटेंशन। वो अच्छा सोल्जर नहीं होता जो छुट्टी बढ़ाने की रिक्वेस्ट करता है। एंड ओवर देयर ऑन द डाइनिंग टेबल बिफोर लीविंग ही सेड माँ मैं आपको बताऊं, मैंने वहाँ पे ना, आप ख्वाब नहीं समझेंगी, मैंने हकीकत देखी सियाचिन में। मैंने कहा व्हाट डिड यू सी? कहते ऐसे मेरी टाइम वहाँ पे टर्न बाय टर्न ड्यूटी होती है। कहते रात को कोई 2:30 बजे मेरी ड्यूटी बनी, और मुझे मेरे आके जवान ने कहा कि सर उठे, अभी आपकी ड्यूटी है तो जरा बाहर जाके ड्यूटी दे। कहता है माँ जैसे ही मैं बाहर आया हूँ, बैनेट मैंने बर्फ में रखी है, डाली है, एंड मैंने घुमाया नजरें पहाड़ों की तरफ सारी, जस्ट लुकिंग द इंटेंसिटी। एट दैट टाइम ही वाज ऑन दैट पोस्ट व्हिच इज कॉल्ड लब्बैक, वेयर गॉड इज 0 मीटर। ओह माय गॉड, 0। हमेशा कहता था माँ मुझे यूं लगता है कि मैं ऊपर हाथ करूंगा तो मुझे खुदा कहेगा अस्सलाम वालेकुम। इतनी हाईएस्ट पोस्ट पे। और मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा, कहता मैंने वहाँ पे ख्वाब कहता माँ मैं समझा मैं ख्वाब देख रहा हूँ। कहता मैं बाहर निकला हूँ तो मुझे इतनी खूबसूरत सियाचिन की पहाड़ों से आवाज आई अजान की। कहते जैसे खाना काबा की अजान होती है ना, इस तरीके की अजान। कहते माँ आप सोच नहीं सकती हो कि मैंने इधर देखा उधर देखा, ये कहाँ से आवाज आ रही? कहते मैंने कहा शायद मेरे शऊर में है। और कहते अपने आप से ही मैंने कहा मक्सी तजद का टाइम है,
اب تیرے پہ لازم ہو گیا تہجد پڑھ. اور وہاں اس نے تہجد پڑھی باہر. تہجد پڑھی اور کہتے ہیں جیسے ہی میں نے نماز پڑھ کے میں نے اللہ اکبر سلام پھیرا, کہتا ہے ماں میرا اللہ جانتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے 2,500-3 ہزار صفوں کا مرد دیکھے, اتنی بڑی داڑیاں اور ان کے سفید لباس, انہوں نے میرے ساتھ نماز پڑھی. جیسے میں نے اللہ اکبر السلام علیکم کہا, انہوں نے بھی کہا السلام علیکم. اور کہتا ہے ماں مجھے کھڑے کھڑے, میں نے کہا یہ خواب ہے, کہتا ہے میں نے اپنی زور سے اپنے آپ کو کاٹا, اور پھر کہتے ہیں میں نے کہا نہیں خواب نہیں, تو حقیقت دیکھ رہا ہوں میں. اور کہتے ہیں پھر میں نے اپنے آپ کو فیل کیا اور مجھے 104 سے کم بخار نہیں تھا. I came inside the igloo, اور میں نے آ کے اپنے جوان سے کہا چائے بناؤ جلدی کرو. کہتا ہے صاحب 2 منٹ بھی آپ نے ڈیوٹی نہیں دیا اور آپ اندر آ گئے ہو, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. کہتا ہے دیکھو سمندر خان, اس کا سرزمین اس کے بیٹ مین کا نام تھا, کہتا ہے سرزمین تم ہمیشہ مجھے قصیدے سناتے ہو, کبھی تمہیں وہاں ایک داڑھی والا نظر آیا, کبھی تم برف کریوس میں گرنے لگے تھے تو تمہیں کسی نے ہاتھ سے پکڑ کے باہر نکال دیا. تو آج مجھے جو تم سناؤ گے نا میں تمہارا مذاق بھی نہیں اڑاؤں گا اور میں تمہیں جھوٹا بھی نہیں کہوں گا. وہ کہتا ہے صاحب جی آپ یہ ہم کو بتاؤ کہ آپ نے کیا دیکھا آج, جو آج ہماری باتوں کو سچ مان رہے ہو. آپ کا دل چاہتا تھا وہ کبھی آپ کو جھنڈے والی گاڑی میں لے کے جائے؟ بہت زیادہ. اور یہ بھی اس نے مجھے یہ الفاظ مجھے یہ کہے, میں نے اس کو کہتا ہے ماں تابوت آ جائے گا تو پھر, میں نے کہا بیٹا, کہتا ماں آپ کی اس کے علاوہ کیا خواہش ہے. میں نے کہا بیٹا میری زندگی کی آخری خواہش ہے کہ تمہارے ابو نے مجھے جھنڈے والی گاڑی میں نہیں بٹھایا. آئی وانٹ کہ یو بیکم اے جرنل اینڈ آئی سٹ ان یور کار. تو اتنے لاشعوری سے شائستہ بیٹا اس نے یوں کالر اوپر کر کے کہتا ماں سوچ کو تھوڑا اور اونچا کر لو. میں نے کہا واٹ ڈو یو مین سوچ کو اونچا, جرنل کی گاڑی سے اونچا کیا ہوگا؟ صحیح بات. تو مجھے کہتے ہیں ماں تیرے آگے میں جھنڈا سر نگوں کر دوں گا. کہتا ہے یہ جھنڈے والی گاڑی تو بہت چھوٹی سی چیز ہے جس کی آپ نے خواہش کی ہے ماں. اینڈ ایگزیکٹلی آفٹر 15 days that flag was in front of me on the body of my son. 5 دن میرا بیٹا برف کے نیچے دبا رہا ہے. ریسکیو پارٹی نے جا کے اس کو نکالا ہے, ادھر سے شیلیں اوپر سے برفیں گرتی رہی ہیں, پہاڑ پورا بن گیا ان کی 5 لوگوں کی 6 لوگوں کی باڈیز کے اوپر. اور میرے ساتھ کرنل صاحب یہی ایک بات کہتے رہے, بچہ زخمی ہوا ہے کچھ نہیں ہوا, فکر نہ کرو ٹھیک ہو جائے گا. اس سے پہلے کہ میں بریک لوں, یہ کیپٹن صاحب کا, کیپٹن شہید کا لاسٹ لیٹر ہے جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے, اس کی ٹرانسلیشن میرے پاس ہے. انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے لکھ کر یہ رکھا ہوا تھا جانے سے پہلے. یہ میں پڑھنا چاہوں گی, پھر میں بریک لوں گی اور اس کے بعد اپنے آج کے سارے ہیروز کو آپ سے ملواؤں گی. کیپٹن صاحب نے لکھا تھا, میرے پیارے والدین, بہن بھائی, برائے کرم اپنے آنسوؤں کو کنٹرول کریں. آپ سب کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کے بیٹے نے ملک اور قوم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. امی جی, مجھے معلوم ہے کہ ایسی صورتحال پر قابو کرنا آپ کے لیے مشکل ہے, لیکن یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے. میری شہادت کے بعد میری چند ایک خواہشات ہیں. کوئی جمعرات وغیرہ نہیں ہوگی. اگر کوئی میرے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف قرآن پاک پڑھے. میں نے یونٹ کی کمانڈو ٹیم کو 1500 روپے دینے ہیں جس نے میرے ساتھ چھمپ میں حصہ لیا تھا. گلبرگ والے پیٹرول پمپ پر پنچر والے کو 820 روپے دیے ہیں. میری قبر اسلامی قوانین کے مطابق ہونی چاہیے اور یونٹ میں کابل 40 بلوچ میں دینا ہے. مجھے کسی کے ساتھ کوئی رنجش نہیں ہے. میرے لیے میرے والدین اور میری فیملی سب سے اچھی ہے. امی ابو, میں آپ کو بہت پیار کرتا ہوں اور سمجھ لیں کہ میں مردہ نہیں ہوں, میں زندہ رہوں گا. اے پتر ہٹاتے نہیں وکتے. ہنی, چھوٹے بھائی کا جو بیٹا ہے, اس کو بلوچ ریجمنٹ میں جانا چاہیے. خدا حافظ. آپ کا کیپٹن. بلال ظفر نے آپریشن پر جانے سے 3 دن پہلے مجھ سے ملاقات کی. ایک دن وہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا اور مسکرا کے بولا, ماں جی آپ کو کیسی موت اچھی لگتی ہے؟ میں نے کہا بیٹا موت بھی کسی کو اچھی لگتی ہے. کہتا نہیں ماں جی میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. پھر ایک دم کھڑا ہو گیا اور گیٹ کی طرف مڑ کر کہا, ماں جی فرض کریں
आप इधर ही बैठी हूँ, ये गेट खुले और 2 अफसर आगे आगे आए और आपके पास आके सलूट करें और आपको कहें, मां जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका बेटा शहीद हो गया, तो आपको कैसे लगेगा? और जब वो ये कहेंगे कि हम आपके बेटे की लाश पाकिस्तानी परचम में लपेट कर लाए हैं, मैंने उसे कहा, बेटा कैसी बातें करते हैं? ऑपरेशन पर जाने से पहले मुझे बोला कि मां जी मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा, बेटा मैंने तो तुम्हें उस दिन अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था जिस दिन तुमने खाकी वर्दी पहनी थी। फिर कहता है कि मां जी मेरे लिए इज्जत की दुआ करें। मैंने कहा, अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। मेरा बेटा ऑपरेशन पर चला गया। मेरे बेटे का ऑपरेशन बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन था, प्योचार का ऑपरेशन। मेरा बेटा अपने 50 सिपाहियों को लेके चल पड़ा और प्योचार की एक चोटी जिसका नाम खजानो सर है, उसको फतह करने के लिए आगे ही बढ़ता चला गया। 10 घंटे की मुशक्कत के बाद वो वहां पहुंचा और उसने वो चोटी फतह की अपने 50 साथियों के साथ। ये वो जगह थी जहाँ कई दिनों से पाक फौज रुकी हुई थी और दहशतगर्द उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। मेरे बेटे ने वो चोटी सर की, उस पर पाकिस्तानी परचम लहराया और आज उस चोटी का नाम कैप्टन बिलाल शहीद के नाम पर बिलाल जफर रखा गया। बिलाल चोटी रहती दुनिया तक कायम रहेगी इंशाअल्लाह, जब तक पाकिस्तान कायम है बिलाल का नाम जिंदा रहे। बिलाल को आखिरी अपनी ख्वाहिश पूरी करनी थी, वो आगे बढ़ता चला गया कि अचानक एक छुपे हुए दहशतगर्द ने गोला उसके सीने पे दागा और बिलाल शहादत ने हंसते हुए अपनी जान मुल्क की खातिर कुर्बान कर दी। बिलाल शहीद मुस्कुराते हुए शहीद हुआ। मैंने जब उसकी शहादत की खबर सुनी तो मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया। मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, पाक परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र, मेरे शहीद बेटे की आखिरी ख्वाहिश। बिलाल हमेशा कहता था, मां जी गोली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, मुझे लगेगा तो गोला वो भी सीने पे। उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हुई। मेरी तरह की हजारों माएं यहाँ बैठी हैं, मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आप हौसला रखें, हिम्मत से काम लें। एक बिलाल नहीं, हमारे पास हजारों बिलाल हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हर माँ को एक बिलाल दे और जिस वक्त एक बिलाल की जगह 10,000 बिलाल सर पे कफन बांधे सरहद की तरफ दौड़ पड़ेंगे, दहशतगर्द तो क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। अगर आप इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें।